Hello everyone. Today we are going to study about बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है about the OPS, NPS and UPS. भाई क्या चल रहा है ना? तो इतनी सारी पेंशन स्कीम्स आ चुकी है. So firstly हम क्या समझेंगे इस सेशन में? We will try and understand कि पेंशन इंडिया में स्टार्ट कैसे और क्यों हुए. Then we will understand old pension scheme हमारे देश में जो थी. एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम जो आई थी. और फिर यूपीएस दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी जो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने लाई है. और एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है, ओपीएस एनपीएस यूपीएस तीनों में क्या डिफरेंसेस है, हर चीज एवरीथिंग अबाउट दिस पेंशन स्कीम विल बी क्लियर्ड. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट थिंग, इंडिया में पेंशंस आए क्यों और कहां से. नाम तो सबको पता है क्या है, क्यों होते हैं पेंशन्स, क्या है. रिटायरमेंट होने के बाद आपको जो काइंड ऑफ मंथली सैलरी मिलती है उसे अपन पेंशन कहते हैं. ये बेसिक चीज तो सबको पता है. लेकिन इस पेंशन्स को हमारे देश में लाया गया था बाय ब्रिटिशर्स. जब ब्रिटिशर्स ने 1857 का रिवोल्ट हुआ, इवन बहुत सारे अलग अलग जो राजा है उनको अपने अंडर ले लिया ब्रिटिशर्स ने. मराठा किंगडम हो गया या फिर मुगल हो गए. तो इन राजाओं को अपने तरफ लॉयल बना के रखने के लिए, इन राजा का एरिया पूरा छीन लिया, उस राजा को अपने तरफ लॉयल बना के रखने के लिए उनके लिए पेंशन शुरू किया था, जो इवन इंडिपेंडेंस के बाद तक भी प्रिवी पर्स के नाम से चल ही रहा था. राइट. तो दैट इज पेंशन का ओरिजिन इन इंडिया. उसके बाद ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो, अब ब्रिटिशर्स पूरे देश का यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं संभाल सकते थे. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉयज को हायर किया था. एंड टू मेक श्योर कि दीज इंडियन एम्प्लॉयज आर ऑल्सो लॉयल टू देम, ये जो इंडियन एम्प्लॉयज इन्होंने हायर किए ये भी इनके साथ लॉयल रहे. और उस एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि अगर मैं ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहा हूँ या ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा बुढ़ापा भी सिक्योर्ड है, मेरी अगली जनरेशन भी सिक्योर्ड है. तो ब्रिटिशर्स हम सबको क्या देंगे, ध्यान रखेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलता रहेगा, मेरा घर चलता रहेगा, मेरे बच्चों को पैसे मिलेंगे. ये सब चीजें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपने लोगों के, यू कैन से अपने लिए काम करने वाले लोगों में कुछ ट्रस्ट आ जाए, लॉयल्टी आ जाए टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, ताकि वो इंडिया को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, इसलिए इसे स्टार्ट किया. सो इट वाज 1881 जब एक कमीशन सेटअप हुआ था जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ऑन दिस पेंशन रिलेटेड इशू. इसके लिए स्टार्ट हुआ था टू ब्रिंग पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए नहीं था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिकॉज सरकार चलाने के लिए इनको इन एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी. उसके बाद एक और रॉयल कमीशन सेटअप हुआ जिसको ली कमीशन भी कहा जाता है. तो ली कमीशन ने इसी चीज का 1924 में कंटिन्यूएशन कैसे करे या कुछ अपडेट्स कैसे लाए, इसके ऊपर काम किया. फिर ली कमीशन के हिसाब से हमारे देश में पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चलने लगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंडिया ने जिस तरीके का यू कैन से सोशलिज्म अडॉप्ट किया था, तो इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इन पेंशन स्कीम्स को कंटिन्यू रखा. राइट. सेम एज ली कमीशन के हिसाब से हमारे देश में इन पेंशन स्कीम्स को कंटिन्यू रखा गया, बिकॉज उसके बाद भी जिस तरीके का हमारे देश में गवर्नेंस चल रहा था, तो पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जरूरी हुआ करती थी. एंड दैट्स व्हाई पेंशन स्कीम्स को चलाया जाने लगा. अब ये क्या थी पेंशन स्कीम. इंडिपेंडेंस के बाद जो पेंशन स्कीम हमारे देश में शुरू हुई उसी को आज की डेट में ओपीएस कहा जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है. बट व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस पेंशन स्कीम, अब उसको हम समझते हैं कि क्या थी ओल्ड पेंशन स्कीम या क्या है. अब इस पेंशन स्कीम को समझने के लिए पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी. तो सैलरी किस फॉर्मेट में आती है, कैसे कैसे आती है, ये जानना जरूरी है. तो उस सैलरी का जो पहला कंपोनेंट होता है उसे कहा जाता है बेसिक पे. जैसे आपने कभी गवर्नमेंट जॉब का कोई एड वगैरह देखा होगा, कुछ देखा होगा, तो वहां पे आपने सुना रहेगा पे ग्रेड. पे ग्रेड कौन सा से कौन सा है, तो पे ग्रेड का जो शुरुआत का अमाउंट होता है उनका बेसिक पे होता है. फिर उसमें अलग अलग चीजें ऐड हो जाती है और फिर उनको एक इन हैंड सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी मिलती है. तो जो पर्सन की ग्रॉस सैलरी होती है, उस ग्रॉस सैलरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि एक होता है बेसिक पे. जैसे मान लो एक पर्सन की बेसिक पे है जिसपे वो इन सैलरी मिल रही है, वो है 50,000.
50,000 rupees is basic pay. देन डियरनेस अलाउंस, दैट मींस महंगाई के हिसाब से हर साल कुछ अलाउंस दिया जाता है, साल में 2 बार इस अलाउंस को गवर्नमेंट रिन्यू करती है। तो इनका मान लो डियरनेस अलाउंस है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए इन्हें डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। देन दे हैव मेडिकल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, देन कई बार हार्डशिप अलाउंस होता है, देन कई बार यू कैन से अलग अलग टाइप के अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। अब सारे अलाउंसेस सब मिला जुला के, सारे अलाउंसेस और सब मिला जुला के जो एचआरए होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, राइट, एचआरए मिलता है, तो ये सब मिला जुला के इनकी सैलरी हो जाती है अराउंड 75,000 रुपीज। 75,000 रुपए के आसपास इनकी सैलरी, 75,000। ये जो इनको मिलता है इसे उनकी ग्रॉस सैलरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ये है ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से इस ग्रॉस सैलरी में आने के लिए ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। अब ये सब जोड़ के नहीं है, इसमें कुछ डिडक्शंस भी किए गए, डिडक्शन हटा के ये सैलरी है। अब ये डिडक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले डिडक्शन होता है ग्रॉस प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का एक पैसा होता है, एक अमाउंट होता है जिसे ग्रॉस प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इसमें सैलरी में से 6% से लेके जितना एम्प्लॉय देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, ये दिया जाता है। और ये क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है ये पैसा एम्प्लॉय को वापस मिलता है। मिनिमम 6% कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, 100% तक जा सकता है। और ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है ये इनको कब मिलता है? इनकी रिटायरमेंट पे मिलता है। ऑफकोर्स उस पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो सब लग के मिलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, मूवीज, थिएटर या फिर सीरीज में, आपके घर पे भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट पे वो कुछ चीजें प्लान करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ मनी मिलने होता है ना रिटायरमेंट पे। दैट्स वाई उस पैसे से वो कुछ प्लान करते हैं। तो ये होता है उनका ग्रॉस प्रोविडेंट फंड जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। देन उनका कुछ पैसा जाता है जीआईएस, जनरल इंश्योरेंस स्कीम में, जो सरकार इनको इंश्योरेंस देती है उसका पैसा होता है ये। देन एट द, ये दो जो होते हैं ये डिडक्शंस होते हैं, ये पैसे कट जाते हैं, राइट, ये ऐड होते हैं, ये कट जाते हैं, और सब मिला जुला के जो फाइनली इनके हैंड में आता है, इन हैंड सैलरी जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी। तो इनकी ग्रॉस सैलरी है 75,000। हमारे काम की चीज है, इसके अंदर इनका बेसिक पे है 50,000, ये याद रखना, इनका बेसिक पे है 50,000। अब इसके बाद क्या होता है, ये अर्न लिव भी होती है इनके पास। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास मान लो जितनी भी अर्न लीव होती है, उनके पास ये ऑप्शन होता है, जब वो रिटायर हो रहे हैं एट द इन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, लाइक रिटायरमेंट का लास्ट मंथ है मान लो, उस मंथ में जितने भी उनकी अर्न लीव उनके पास बची है, उस मंथ के सैलरी के हिसाब से वो पूरा पैसा इन कैश कर सकते हैं। तो जैसे इनकी लास्ट सैलरी में अगर मान लो इनका पर डे पैसा कितना निकल के आ रहा है, चलो 75,000 डिवाइडेड बाय वॉट एवर 30 डेज इज देयर, तो इस ग्रॉस सैलरी के हिसाब से, या फिर राइट, इनको क्या कर दिया जाता है, इनके पास मान लो 20 अर्न लीव है, तो 20 अर्न लीव का एक्स्ट्रा पैसा इन्हें मिल जाता है, इनको एक्स्ट्रा पैसा इनकी लास्ट सैलरी में मिल जाता है। देन पेंशन होता क्या है, अब यहाँ पे ये सब हम देखेंगे। यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम में एक इंटरेस्टिंग चीज कहीं नहीं दिख रही है, वो कि इन सब में पेंशन का पैसा कहाँ से आया। एम्प्लॉय ने दो जगह पैसे दिए, एक प्रोविडेंट फंड में दिया, वो उनको रिटायरमेंट पे मिल जाता है, दूसरा इंश्योरेंस में दिया, वो इंश्योरेंस तो उन्होंने यूज कर लिया। तो भाई पेंशन का पैसा कहां से आ रहा है? तो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ये था कि भारत सरकार पेंशन बिना एम्प्लॉय से 1 रुपया लिए देती थी। एम्प्लॉय से कोई भी पैसा नहीं लेना। जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसे बोला जाता था कि तेरा इंश्योर्ड पेंशन है कितना, सो द एम्प्लॉय इज गोइंग टू गेट 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो जो इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का बेसिक पे था, मान लो इनका बेसिक पे कितना था, 50,000, तो 25,000 रुपीज इन्हें मिलेंगे, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी का बेसिक पे, राइट, प्लस जो डीए है, मान लो डीए 5,000 चल रहा है, तो इन्हें कितना मिलेगा पेंशन, पेंशन मिलेगा 30,000 रुपीज अ मंथ विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर रिटायरमेंट। बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के आफ्टर रिटायरमेंट इन्हें ये पैसा मिलने वाला है, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी का बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, एंड डियरनेस अलाउंस इज कनेक्टेड विद द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा वैसे वैसे ये डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा, वैसे वो डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसको कोई चिंता नहीं होगी आफ्टर द रिटायरमेंट कि भाई
अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो क्या होगा। इन्हें फिक्स 50% मिलने वाले हैं, इन्हें ये भी पता है इन्हें कितना पैसा मिलने वाला है, प्लस इन्फ्लेशन के हिसाब से डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। अब अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद मान लो इनकी डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होता था, उनकी जो स्पाउस या फिर उनके जो पार्टनर है, उनको मिलता था ये पेंशन, उन्हें ये पेंशन मिलता था। तो नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो पार्टनर है, उनके डेथ के बाद उन्हें भी ये पेंशन मिलता था। सो ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इस ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे क्या थे? एक, आपको पता था आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। दूसरा, आपके डेथ के बाद आपके पार्टनर को पैसे मिलने वाले हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन भी टारगेट किया जा चुका है। एंड चौथा, पूरा कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आ रहा है? भारत सरकार की तरफ से। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे सिचुएशन ये आई कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा था, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा था, ओवरऑल हमारे देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की अच्छी हो रही थी। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जहां पे रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता था, वो उन देशों में सही रहती है जहां पे जो रिटायर होने वाले लोग हैं उनका क्वांटिटी एकदम ज्यादा ना हो। लेकिन इंडिया में क्या हुआ पिछले कुछ टाइम से, मान लो पिछले 25-30 सालों से इंडिया का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। इंडिया की यू कैन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी हमारे देशों की, वो इम्प्रूव हो, देश के लोगों की वो इम्प्रूव हो रही है। इस वजह से आज की डेट में हमारे देश में एक्सपेक्टेड लाइफ जो है दैट इज 68 to 70 ईयर्स। इस वजह से पीपल हु आर रिटायरिंग, ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और बिकॉज पहले क्या था, एक्सपेक्टेड लाइफ ही 50 55 60 साल हुआ करती थी, रिटायरमेंट की एज आने तक वो इंसान वैसे ही निकल लेता था, तो पेंशन सरकार को देना नहीं पड़ता था। बट अब जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज या फिर प्राइवेट फैसिलिटीज आ चुकी है, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो चुका है, इन सब से क्या हुआ है, इन सब से ये हुआ है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़ गई, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई, तो सरकार को बहुत ज्यादा पेंशन देना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है सरकार के ऊपर, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई। अब भारत सरकार इसलिए चाहती थी, 2003 के आसपास जो हमारे देश में वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम लाई जाए, नई पेंशन स्कीम लाई जाए, जहां पे कुछ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी हो, जहां पे ये जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं इसका मार्केट से कनेक्शन हो। इस पैसे से एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट कर रहा हो, जब वो जॉब कर रहा है, तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बचा के फिर बाद में उसे वापस कर दिया जाए। ऐसा नहीं चाहते थे कि पूरा पैसा ही एम्प्लॉय से लिया जाए और उसी को रिटायरमेंट के बाद वापस दे दो। कुछ पैसा एम्प्लॉय से ले लो, कुछ पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, और जब वो पैसा रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा, तो टुकड़ों टुकड़ों में उसी एम्प्लॉय को दे दिया जाए। जिससे क्या होगा, भारत सरकार का बहुत बड़ा एक बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई न्यू पेंशन स्कीम। तो 1999 में वाजपेयी जी की सरकार पहली बार आती है और वो इसके बारे में सोचती है, लेकिन इसको लाते लाते 2003 हो जाता है। 2003 में इस स्कीम को अनाउंस किया जाता है और 2004 से इसे अप्लाई कर दिया जाता है। ये ईयर अच्छे से याद रखना है, 2004 से इसे अप्लाई कर दिया। अब 2004 की स्कीम है, अभी इतना आवाज क्यों उठ रहा है इसके ऊपर भी हम सोचेंगे कि अभी अचानक क्या हो गया। 2004 को 20 साल हो चुके हैं, अब लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या किया, 2004 से जो लोग रिटायर हो रहे हैं, राइट, या फिर यू कैन से जो लोग इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा अब इनका रिटायरमेंट का फेज आ रहा है, वो लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से बोला गया कि आपको पैसा मिलेगा। या फिर यू कैन से जो 2004 के बाद के नए एम्प्लॉयज भी आ रहे हैं, उनका जब रिटायरमेंट होगा तो उनको इसके हिसाब से पैसा मिलेगा, राइट। अब ये स्कीम क्या थी नई? नई स्कीम ये है कि जो एम्प्लॉय है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सैलरी तो हमने देख ली थी क्या कैसे होती है। अब जो भी बेसिक पे है, उस बेसिक पे का 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे केस में कितना था बेसिक पे? 50,000 बेसिक पे था। तो भाई 5,000 रुपए क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा।
जो एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करेगा। 10 से 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो मान लो 5 से 6 हजार के आसपास, राइट, 5 से 6 हजार के आसपास जो है वो गवर्नमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और ये पैसा डाला जाएगा, एक नई अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई, PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पैसा, सॉरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पैसा यहां पे डाल दिया जाएगा। अब जो पैसा PFRDA को डाला गया है, PFRDA क्या करेगी, वो एम्प्लॉय 15-25 साल तक जॉब करता रहेगा। अब जब वो पैसा डाल रहा है तो इस पैसे को PFRDA क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा इन मे बी से LIC। और LIC इस पैसे को कहाँ लगाता है, शेयर मार्केट। तो मार्केट में ये पैसा लगता रहेगा, मार्केट में ये पैसा लगता रहेगा, इसका अमाउंट बढ़ता रहेगा। PFRDA इस पैसे को दूसरे एजेंसीज को देगा, दूसरे एजेंसीज उसे मार्केट में लगाएंगे, राइट। एंड अब क्या होगा, अब जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होने वाला है, जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होने वाला है, एट दैट टाइम जो टोटल कंट्रीब्यूशन किया गया है उसका 60% वो एक लमसम अमाउंट उठा सकते हैं। मान लो आपने पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख इन्वेस्ट किया है, तो आप उसका 60% विच विल कम डाउन टू अराउंड 12 लाख रुपए, राइट। तो 12 लाख रुपए आप एक साथ उठा सकते हो, बचा हुआ आपको पेंशन के फॉर्म में मिलता रहेगा। अब इस स्कीम को 2003 में अनाउंस करके 2004 में अप्लाई किया गया। भारत सरकार ने अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अप्लाई किया अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एम्प्लॉयज के ऊपर। फिर कांग्रेस सरकार आई, सरकार चेंज हुई हमारे देश में, राइट, 2004 से 2014। तो 2004 से जब नई सरकार आई, नई सरकार ने भी इसे अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं थी। बट धीरे धीरे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। अब जब इसके खिलाफ इनिशियली प्रोटेस्ट हुआ तो ऑफ कोर्स वो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे वो कम थे, बिकॉज बहुत कम लोग न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आते थे। ओल्ड वाले को तो ओल्ड के हिसाब से पैसा मिल रहा था, जिनको नए पेंशन स्कीम के हिसाब से पैसा मिल रहा था या लग रहा था, उनको धीरे धीरे नए नए हर साल थोड़े थोड़े एम्प्लॉय आएंगे ना। तो हो सकता है कि इसकी प्रोटेस्ट इवन 2004 से चल रही है, लेकिन धीरे 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 बढ़ते हुए पिछले 15 से 20 साल में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग बढ़ गए। और जब ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो उनको एक आवाज मिली, और जिसके थ्रू ये नई पेंशन स्कीम के खिलाफ आप प्रोटेस्ट ज्यादा होने लगा। तो अब ये जो 60% पैसा है वो तो यहाँ पे मिल गया, 40% जो अलग अलग कंपनी को दिया गया है वो वापस दिया जाएगा, पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या था, जो 40% आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। मतलब आपके जो, जहां पे भी भारत सरकार ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें अगर डिक्लाइन आता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, तो आपका पेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर अच्छा होता है तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, मार्केट ड्रिवन पूरा आपका पेंशन है, राइट। पूरा पेंशन का अमाउंट इज ड्रिवन बाय द मार्केट। सो रिस्की था काफी है, और लोगों को ये रियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगा। बट धीरे धीरे प्रोटेस्ट करते हुए पिछले 15 साल से ये नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग, ये एक बड़ा वॉइस, बड़ा आवाज बन चुका है। और इसीलिए इसीलिए हम देखते हैं कि 2020-21 में जब राजस्थान में इलेक्शंस हो रहे थे, तो राजस्थान में जब इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो राजस्थान, अब देखो दो टाइप के एम्प्लॉय है, एक है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और दूसरे है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। अब सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं, वो NPS चला रहे, बिकॉज उनकी सरकार है सब और वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, तो जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार कांग्रेस की आने वाली थी 2020-21, इन्होंने क्या कहा, 2020-21 में राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हो। इन्होंने, पंजाब जो, सॉरी, राजस्थान सरकार है, उन्होंने कहा हम ये किसके लिए कर रहे हैं, हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए, हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए हम ये कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, हम देंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से पैसा। तो बहुत से लोगों ने, या ऑलमोस्ट सारे ही लोगों ने, NPS टू OPS शिफ्ट मार लिया। इसके बाद राजस्थान के बाद पंजाब आया, वहां पर भी इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यहां पर भी ये शिफ्ट हो गया, दिल्ली में भी ये शिफ्ट हो गया।
अब हुआ यूं कि ये कब की बात है, 2020, और एनपीएस कब से चल रहा है, 2004। तो जो लोगों ने एनपीएस टू ओपीएस शिफ्ट मारा, ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट मारा है, उन्होंने 2004 से 2020 तक 16 साल तक पैसा डाला है, कहां पे, पीएफआरडीए में। और ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से क्या है, इस एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो सवाल यह आया, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार ने बोला कि पीएफआरडीए हमारे देश के, हमारे स्टेट के लोगों का पैसा वापस दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कौन सा पैसा, पीएफआरडीए में उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, एनपीएस में थे, जब उनकी रिटायरमेंट होगी उसके हिसाब से मिलेगा। अब ये एनपीएस टू ओपीएस शिफ्ट हो गए तो पैसा थोड़ी वापस निकल पाएगा, अब मार्केट में लगा हुआ है। अब यहां से और ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई, यहां से और ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई। प्लस ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, अब इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें भी एनपीएस टू कहां जाना है, ओपीएस जाना है, ओल्ड पेंशन स्कीम। बिकॉज वहां पे क्या क्या बेनिफिट है आपके पास बेनिफिट्स हैं कि जैसे आपको पता है आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपके स्पाउस को आपके डेथ के बाद मिलने वाला है, इन्फ्लेशन भी टेकन केयर ऑफ है, और पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार कर रही है। इसलिए ये सब प्रोटेस्ट चलता रहा। अब इसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कुछ दिन पहले भारत सरकार ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये क्या है, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इन दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन। ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा क्या था, लोगों को पता होता था अमाउंट कितनी मिलेगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भारत सरकार ने क्या किया, अमाउंट को एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया। दूसरा, वहां पे आपको पता चलता था या फिर इन्फ्लेशन से कनेक्टेड था उन ओल्ड पेंशन स्कीम, इन्होंने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको भी कनेक्ट कर दिया विद द इन्फ्लेशन, इसको भी इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। पुरानी पेंशन स्कीम का एक प्रॉब्लम भी था ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो मैंने आपको बताया, जो आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो आप उठाओ, या फिर आपके पास ऑप्शन होता था कि आप, जैसे मान लो किसी का रिटायरमेंट हो रहा है 2024 में, उस पर्सन के पास ये ऑप्शन होता था कि मेरे रिटायरमेंट के ईयर में मुझे अगर मेरा पूरा पेंशन का पैसा एक साथ उठाना है, जो मेरा पेंशन मिलने वाला है, या फिर पेंशन का कुछ अमाउंट अगर मुझे उठाना है, तो वो उठा सकता था। लेकिन उससे क्या होगा, उसका पेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें इन्होंने क्या किया, जितना भी पैसा आप पेंशन में दोगे, जैसे मान लो एक महीने में एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम इज 10,000, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सेम स्कीम इज मान लो 6,000, टोटल हर महीने कितने जा रहे हैं, 11,000 जा रहे हैं इन द पेंशन। तो एक साल में कितने जा रहे हैं, मान लो अराउंड कितने हो गए ये, 1,10,000 प्लस 22,000, 1,32,000 जा रहे हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, मान लो 6 मंथ में कितना गया, 66,000 गया, 6 महीने में 66,000 गया। इसमें से 1/10 ऑफ द अमाउंट, दैट इज 6,600 रुपए सरकार उठा के एक अलग फंड में डाल देगी, जिसे लमसम अमाउंट बोला जाएगा। तो हर 6 महीने में सरकार क्या करेगी, एक बार इसे अच्छे से समझना, एक महीने का, अब न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से एक महीने का भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन और आपका कंट्रीब्यूशन मिला के हो गया 11,000, 6 महीने में हो गया ये 66,000। इस 66,000 में से 6,600 सरकार एक अलग अकाउंट में डालेगी, जिसको बोला जाएगा लमसम अकाउंट। अब ये पैसा आप रिटायरमेंट पे विड्रॉ कर लो, आपका पेंशन अफेक्ट नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है। तो अब यहां पे क्या किया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 10% ऑफ द बेसिक पे, राइट, 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का भी कुछ पैसा वो उसमें डालेगा। देन गवर्नमेंट पहले 14% देती थी, अब गवर्नमेंट 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। आपको आपके सैलरी के 10% कंट्रीब्यूट करना है, सरकार 18.5% कंट्रीब्यूशन देगी। एश्योर्ड पेंशन, गारंटीड पेंशन है, अगर आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट करी है तो 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी का एवरेज। अब यहां पे एक ट्रिक है, इन्होंने क्या बोला है
कि पिछले 12 महीने में, जिस साल आप रिटायर हुए हैं उसके पिछले 12 महीने में, मान लो आपकी एवरेज बेसिक पे निकल के आ रही है, आपकी एवरेज बेसिक पे निकल के आ रही है 1 लाख रुपए, कभी कम कभी ज्यादा, उसका 50%, दैट मीन्स 50,000 रुपए आपको मिलेगा पेंशन। सो एश्योर्ड पेंशन कितना है आपका, लास्ट 1 ईयर का, जब आप रिटायर हुए उसके पहले 1 साल का एवरेज जो आपका बेसिक पे आएगा पर मंथ, उसका 50%। जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी पिछले 1 साल का एवरेज निकाले, 12 मंथ का एवरेज निकाला जाए ऑफ बेसिक पे, तो वो आपको मिल जाएगा एज अ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। अगर उस पर्सन की, जिस पर्सन का ये पेंशन है, कितना पेंशन था इनका, 50,000 रुपए पेंशन था, ये इनको मिल रहा है, लेकिन अगर इनकी डेथ हो जाती है तो देर इज अ एश्योर्ड फैमिली पेंशन विच इज 60% ऑफ द पेंशन, दैट मीन्स इसका 60%, दैट इज 30,000 रुपए। तो जिस पर्सन का वो पेंशन है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली पर्सन को कितना, 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट मिलेगा। अब इन्होंने एक और नया डाला, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ये उनके लिए जो 25 साल पूरा सर्विस ना कर पाए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज 10 साल 12 साल तक काम कर पाते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया कुछ टाइम पहले। अब ये होता क्या है, भारत सरकार को अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो उन्हें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, विच मींस रिजर्वेशन देना है इन रिक्रूटमेंट एज वेल एज रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो। ये दोनों चीजें, पोस्ट में भी प्रमोशन में हर जगह रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो सरकार इसमें दूसरा रास्ता निकालती है, प्लस पेंशन वाला सिस्टम भी शुरू हो जाएगा अगर आपने उसको हायर किया, डायरेक्ट रोल पे ले लिया तो। इसलिए पक्की नौकरी जिसे कहते हैं, है ना। तो भारत सरकार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब निकालती है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल बढ़ा देगी, 2 साल 3 साल बढ़ा देगी, 2 साल 3 साल बढ़ा देगी। तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, मान लो 8-10 साल तक, तब तक भारत सरकार को कोई भी पेंशन का फंडा नहीं है, प्लस कोई भी रिजर्वेशन का फंडा नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, ये कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि भाई पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, मेरा पूरा परिवार इसके ऊपर है, अब मुझे अचानक बोल रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत बार क्या करता है, इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को परमानेंट कर देता है। और जब इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को परमानेंट कर दिया जाए, उसके बाद ये बेचारे सर्व कर पाते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 तो कंप्लीट नहीं होता। इन दैट केस आपको पेंशन कैसे मिलेगा। इसलिए जो लोग 10 साल से ज्यादा सर्व करते हैं, उनके लिए एश्योर्ड मिनिमम पेंशन कर दिया गया है 10,000 रुपए, जो मेनली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को हेल्प करेगा। प्लस इसे कनेक्ट कर दिया गया है विद द इन्फ्लेशन। तो भाई सरकार अब इसको इंडेक्स, इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है गवर्नमेंट का, उसके साथ कनेक्ट करके आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो ऐड कर देगी। राइट, आपको जो 50% ऑफ द आप बेसिक पे मिलने वाला है, प्लस डियरनेस अलाउंस जो मिलने वाला है, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट कर रहे हो, और आपके कुछ एरियर्स बनते हैं, मतलब आपने भारत सरकार को एक्स्ट्रा पैसा अगर दे रखा है और आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो वो आपको वापस दे दिया जाएगा, इट विल बी गिवन बैक। एंड जो पहली प्रोविजन मैंने बताई थी, हर 6 महीने में क्या किया जाएगा, 1/10 ऑफ द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन अ लमसम अकाउंट, ताकि रिटायरमेंट पे अगर एम्प्लॉय कुछ पैसे विड्रॉ करे, राइट, तो उसका पेंशन का अमाउंट अफेक्ट ना हो, इसके लिए ये लमसम अकाउंट में डाला जाएगा। अब ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे अलग अलग जो अपोजिशन पार्टीज वगैरह है, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस, एंड वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो एम्प्लॉयज है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, ओपीएस में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, उनको कंट्रीब्यूट ही नहीं करना पड़ता था, और इसलिए इसके खिलाफ एजिटेशन हो रहा है। अब देखते हैं आगे आगे बढ़ के ये कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है। बट इन द कमेंट सेक्शन मुझे क्या चाहिए, आपके व्यूज ऑन एनपीएस, और यू कैन से यूपीएस और ओपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम। दोनों में से आज की डेट में और फ्यूचर में जिस तरीके से, अब भारत सरकार ने देखो ये किया तो कुछ सोच के ही किया, इकोनॉमिक बर्डन था, 2003 में ही शिफ्ट मारा था,
राइट। और भारत सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन, मतलब उसमें पहले तो एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। अब ये जो नई स्कीम लाई गई है, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, क्या ये नई स्कीम ठीक है? ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर थी, नई पेंशन स्कीम बेटर थी? दोनों का एक कंपैरिजन और आपका व्यू मैं पढ़ूंगा जरूर। सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर टॉपिक ऑफ ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।